जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्योर शॉर्ट मैथ में। बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अब आप लोगों के बीच में डिजिटल बोर्ड आ चुका है और डिजिटल बोर्ड के माध्यम से ही अब आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी क्लास चलेंगे वो देखने को मिलेगा। तो जो भी 10 क्लास के विद्यार्थी हैं और हमसे पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो हमारे चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। मैं पूरा वादा करता हूँ कि आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होगा। धीरे धीरे ही कॉन्सेप्ट अच्छे ढंग से क्लियर करेंगे। फाइनली आपका बोर्ड एग्जाम जो है 1 से 1.5 मंथ मात्र समय बचा हुआ है। ऐसे में आप लोग के बीच में हम लगातार सुबह में भी और शाम में भी लाइव क्लास लेके आएंगे। साइंस, सोशल साइंस और मैथ पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर कर देंगे। इस बोर्ड के चक्कर में ही आप लोगों को कई दिनों से क्लास नहीं चल रहा था। तो चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं और ये सवाल इस वीडियो में 20 क्वेश्चन टॉप देखेंगे जो आपको बोर्ड एग्जाम में यहाँ से 2 से 3 नंबर पक्का आ जाएंगे। तो चलिए फटाफट से क्लियर करते हैं। आंसर पता आप कमेंट करेंगे। पहली बार चैनल विजिट कर रहे हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। सवाल क्या है देखेंगे। दिया हुआ सवाल हमारे पास है क्या कि रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है। किसके द्वारा बनता है? तो देखिए रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है कैसा? उल्टा और वास्तविक बनता है, ये तो कंफर्म है। लेकिन किसके द्वारा बनता है? किसके द्वारा बनता है? तो ये बनता है अभिनेत्र लेंस के द्वारा। अगर ऑप्शन आप लोग सी बताएं तो बिल्कुल सही बताएं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन सवाल है क्या कि ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध होता है। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? क्या बढ़ता है, घटता है या घटता बढ़ता नहीं है? इनमें से कोई नहीं। बहुत ही कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन घबराया नहीं, मेरे साथ जुड़े हुए। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध भी क्या होता है? बढ़ जाता है। चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है, याद रखेंगे। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन यहाँ पे तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगर ये बताएं तो बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल की जैसे ही क्वेश्चन नजर आता फटाफट से आप लोग कमेंट कीजिए, आंसर बताइए। सवाल नंबर 3 है। क्या दिया हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के ध्रुव होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के ध्रुव पर होते हैं। चुंबक के ध्रुव पर होते हैं। क्या होता है ऑप्शन में? क्या महत्तम होता है, न्यूनतम होता है, समान होता है? इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? चलिए तो चुंबकीय क्षेत्र आप लोग पढ़ चुके होंगे, ये नॉर्थ और क्या होता है हमारे पास साउथ होता है। इसके ध्रुव पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है वो क्या होता है? तो आप पढ़ चुके हैं चुंबकीय क्षेत्र देखिए से आप देखे होंगे, ठीक है, देखे होंगे। तो क्या होगा यहाँ पे? तो ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है वो महत्तम होता है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखेंगे क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है दृश्य प्रकाश। दृश्य यानी जिस प्रकाश में हम आसानी से क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है, यानी जो प्रकाश दिखाई देता है, ठीक है, तो उसका तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 100 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर या 200 से 300 400 से 700 या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? तो सवाल है कि दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य यानी जो प्रकाश दिखलाई देता है उसका तरंगदैर्घ्य जो होता है 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर। इसका करेक्ट आंसर है। याद कर लीजिएगा क्योंकि हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में आपको पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन लेकर के आए हैं सभी के सभी चुनिंदा क्वेश्चन लेकर के आए हैं, आपको बोर्ड एग्जाम में सीधा देखने को मिलते हैं। चलिए मेरे लाड लोग फटाफट से बढ़ते हैं आगे। अगला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। तो बिल्कुल यहाँ पे आप लोग पढ़ चुके होंगे। क्या आरस्टेट होता है, टेस्ला होता है और भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक जो होता है टेस्ला होता है, ठीक है। लेकिन ये आरस्टेड भी होता है क्योंकि सीजीएस मात्रा में जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक आरस्टेड भी होता है, सीजीएस मात्रा में होता है। यानी टेस्ला तो होता ही है लेकिन आरस्टेड भी होता है। इसलिए आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। याद कर लेंगे, एक ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्या दिया गया? स्पेक्ट्रम, ठीक है। स्पेक्ट्रम यानी जिसको रेनबो कहा जाता है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? देखिए तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। किसका? प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये हो गया स्पेक्ट्रम, ठीक है, यही हो गया स्पेक्ट्रम और ये क्या हो गया? प्रिज्म, ठीक है। तो न्यूटन महोदय ने क्या किया कि सर्वप्रथम सूर्य के प्रकाश को जब एक प्रिज्म से होकर गुजारते हैं श्वेत रंग को तो विभिन्न रंगों में बढ़ जाता है जिसका नाम स्पेक्ट्रम होता है,
ठीक है। और फिर उसका उल्टा किए कि फिर से पृथ्वी में प्रिज्म रख करके इनसे गुजारा गया तो फिर से एक रंग प्राप्त होता है। यानी ये पता चलता है कि सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं, बताने वाले न्यूटन वाले थे। ऑप्शन यहाँ पे बात करें तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखेंगे, फटाफट से क्लियर करते हैं। सवाल है वास्तविक सूर्यास्त। देखिए एक होता है सूर्योदय और एक होता है सूर्यास्त, यानी जो सूर्य शाम को दिखना बंद हो जाता है उस समय को सूर्यास्त बोला जाता है। एक वास्तविक और एक आभासी। वास्तविक यानी रियल होते हैं, आभासी मतलब कुछ चेंज नहीं होती, ठीक है। तो वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है, कितने समय का अंतर होता है, ठीक है। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट या 4 मिनट। अगर सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में समय का अंतर जो पूछा जाता है वो तो 4 मिनट, लेकिन यहाँ पे वास्तविक सूर्यास्त है और आभासी सूर्यास्त है, दोनों सेम टू सेम है, तो ऐसे स्थिति में होता है 2 मिनट का अंतर होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर चेहरा, ठीक है। कंप्लीट है, एकदम रट्टा मार लीजिएगा, ठीक है। रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम आप लोग को समझाते चलते जा रहे हैं। बस वीडियो में बने रहिएगा शुरू से अंत तक के और चैनल को सपोर्ट कीजिए, ठीक है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एवरीडे सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे लाइव क्लास में जुड़िए, आपका पूरा ऑब्जेक्टिव का टेंशन खत्म कर देंगे, चाहे मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो। अगला क्या दिया गया हमारे पास, देखेंगे कि नीला, ठीक है। नीला तथा हरा प्रकाश के मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होता है, किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होता है। कौन कौन सा मिल रहा है यहाँ पे, तो नीला मिल रहा है और हरा मिल रहा है, ठीक है। तो नीला हरा मिलने के बाद हरा ही बनेगा नहीं, ठीक है। क्या सियान बनेगा, पीला बनेगा, नीला बनेगा, याद रखेंगे। अगर ऑप्शन आप लोग क्या बताएं बी, तो बिल्कुल सही जवाब है। नीला तथा हरा प्रकाश के मिलने पर श्याम प्रकाश का, अगर ये नीला और अगर लाल प्रकाश में देखा जाए तो काला प्रतीत हो जाता है, ठीक है। आगे आएगा, हम चर्चा करते चलेंगे। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास, देखेंगे। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे निर्गत किरण है तो किरण के जगह पे क्या लगा देंगे, बस कोण लगा देंगे, हो गया आपका करेक्ट आंसर। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, निर्गत कोण कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगर बात करें आपतन कोण, तो यहाँ आपतित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को क्या कहेंगे, आपतन कोण। जो आप लोग पढ़ चुके होंगे, ये होता है आपतित, ठीक है, आपतित किरण, और ये बन गया अभिलंब, ठीक है, ये अभिलंब, और ये होता है परावर्तित, ठीक है। तो ये जो कोण बनते हैं वो आपतन कोण बनता है और ये जो बनता है वो परावर्तन बनता है। कंप्लीट है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। तो निर्गत किरण रहेगा तो कौन सा कोण लगा देंगे, निर्गत कोण लगा देंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया हमारे पास कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होती है। अब यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा, जब तक सवाल को नहीं समझेंगे नहीं बना पाइएगा। क्या, जैसे अगर बात करें हम यहाँ पे, ये हवा है, हवा में हम क्या करते हैं, हाथ को तेजी से आगे पीछे हम कर ले रहे हैं, ये हो गया विरल माध्यम। लेकिन अगर यही पानी है और पानी में हम हाथ को जोर से करने का प्रयास करेंगे तो हमें ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा और इतना तेजी से नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि उसका घनत्व ज्यादा है, यानी सघन हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि विरल यानी हल्का माध्यम और सघन यानी घनत्व। तो विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होगा, तो अधिक होगा। सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होगा, अधिक होता है। ऑप्शन यहाँ पे क्या होंगे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कंप्लीट है। चलिए चला फटाफट से बढ़ते हैं, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। क्या हवा में, जल में, शीशा में या हीरा में। अगर हम बात करें प्रकाश की, ठीक है, प्रकाश की बात करें तो प्रकाश की जो चाल होती है सबसे ज्यादा वो निर्वात में होती है। निर्वात यानी जहां पे हवा नहीं होता। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। लेकिन यहाँ पे निर्वात तो है ही नहीं, तब क्या होगा, तो इनमें सबसे विरल माध्यम कौन सा है, वो है हवा, और हवा में प्रकाश की चाल क्या होगी, तो सबसे अधिक होता है। कंप्लीट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हवा में लगभग जो होता है वो 2 लाख समथिंग पड़ जाते हैं और 2.2 लगभग पड़ जाता है, ठीक है। यानी सबसे ज्यादा निर्वात में, निर्वात के बाद हवा में प्रकाश की चाल होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, क्या है
कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो आप लोग पढ़ चुके होंगे, कक्षा पढ़ चुके होंगे। चलिए फटाफट से आंसर आप लोग बताइए। तो क्या होता है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 18, फिर 32। इस प्रकार से क्या होता रहता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहता है। ठीक है, पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा और ये चौथा, ये होता है K L M N, इस रूप से बढ़ते हैं। इसका एक सूत्र होता है, किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जो रह सकती है, ठीक है, संख्या का जो रह सकती है वो 2n² होता है। अब कहेंगे सर कैसे पता कर सकते हैं, देखिए बचेगा 2 का 2, n के स्थान पर अगर हम 1 बैठाते हैं तो 1 का स्क्वायर 2, और 1 का स्क्वायर 1 यानी 2, यानी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। बात करें अगर हम यहाँ पे तो 2n की जगह पे अगर 2 बैठाएंगे तो 2 का स्क्वायर 2, और 2 का स्क्वायर 4, और 4 गुणे क्या हो गया 8, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। अगर बात करें यहाँ पे तीसरी कक्षा की, अगर हम बात करें तो n की जगह पे 3 बैठाएंगे तो 2 का 2 और 3 का स्क्वायर 9, और 9 गुणे 2 करेंगे 18। तो उम्मीद है कि ऐसे ही आप पता कर लिए होंगे कि किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जो होती है वो 2n² होती है, जो ऑप्शन आपका क्या है, तो यहाँ पे बी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखेंगे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 है। सवाल है कि H यानी हीलियम, तो हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम आप लोग पढ़े होंगे, हीलियम He2 होता है, ठीक है। तो हीलियम परमाणु की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर जब पीरियोडिक टेबल आप लोग पढ़ चुके होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 होता है, तीसरी कक्षा में 18, इस प्रकार से बढ़ते जाते हैं। तो हीलियम का यहाँ पे 2 ही है, तो बाहरी कक्षा में भी कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 ही रहेंगे। कंप्लीट है। इसका राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। इस वीडियो में बने रहिएगा आप लोग शुरू से अंत तक करके, 20 क्वेश्चन देखेंगे टॉप। और एवरीडे सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे लाइव क्लास आ रहे हैं, तो आप लोग जुड़ना ना भूले, अवश्य जुड़े, ठीक है, मजा आने वाला है, पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है। क्या गलनांक, यानी जो बहुत तेजी से क्या हो जाता, पिघल जाता हो, गल जाता हो, कौन सा धातु है। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम आप लोग देखे होंगे जिससे खाना बनता है, बर्तन होते हैं, ठीक है, बनता है। सोडियम है, कॉपर है, लोहा है। ये लोहा तो आप लोग लोहा पे ही सब चीज, जितने ट्रक गाड़ी मोटर देख रहे हो, पुल वगैरह सब जो बनता है वो लोहा का इस्तेमाल। तो लोहा तेजी से पिघलता नहीं है, इसका गलनांक उच्च होता है, लगभग 2700 डिग्री सेल्सियस पे इसे खौलाया जाता है, उससे भी ज्यादा। कॉपर, कॉपर का तार बनाया जाता है, ये भी जल्दी पिघलता नहीं है। लेकिन अगर बात करें सोडियम का, तो सोडियम एक ऐसा धातु है, आप लोग पढ़ चुके होंगे, जिसे चाकू से भी काटा जाता है, ठीक है। इसकी परमाणु संख्या जो होती है वो 11 होती है। अगर इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ा जाए तो 2, 8, ठीक है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8, और तीसरे में क्या, तो 8 और 10 और 1 11, यानी बाहरी कक्षा सोडियम की परमाणु बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 1 होते हैं, और ये